Good morning to all of you. I am Dr. Saxena. I am Dr. Lalit Saxena rather. I am a director for COVID Free Foundation. और आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है कोविड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन स्कूल, या सादे शब्दों में अगर हम कहें कि हम अपने स्कूलों को कैसे कोविड सेफ बनाएं, हम लोग क्या क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हों, कोरोना वायरस से सुरक्षित हों। आज हम सबके मन में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्कूल कब खुलेंगे, या फिर पेरेंट्स से जानना चाहते हैं कि हाउ सेफ आर स्कूल्स विल बी, हाउ सेफ आर चिल्ड्रन विल बी। हमारे बच्चे स्कूलों में कितने सुरक्षित हैं, ये आज हर पेरेंट जानना चाहता है, और उसका सबसे बड़ा दायित्व आज स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल प्रिंसिपल्स के ऊपर है कि हम अपने स्कूल को कोरोना सेफ कैसे बनाएं। ये मुझे केवल 10 मिनट मिले हैं बोलने के लिए, तो मैं जल्दी अपने पॉइंट्स रखूँगा, और अगर आपको उससे अधिक कहीं जानने की आवश्यकता है तो मेरे फ़ोन नंबर है, मेरे से आप निःशुल्क परामर्श कभी भी ले सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है कि एक हम स्कूल में मिलजुल कर सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर एक कोरोना कंट्रोल प्रोग्राम बनाएं। उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मोटे मोटे उसमें उद्धृत हों, और ताकि सब जनों को पता हो, पेरेंट्स से लेके टीचर्स से लेके सबको, कि ये हमारा कोरोना कंट्रोल प्रोग्राम क्या है और हम क्या करेंगे। और बच्चों को भी अगर इसके अंदर सम्मिलित कर लें तो और अच्छा है, वो जाके घरों में बताएंगे, घरों से समाज में फैलेगा। इस तरह से आपका जो कोरोना कंट्रोल प्रोग्राम जो स्कूल के लिए है वो समाज के लिए उपयुक्त बन जाएगा। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन से मेरा तात्पर्य ये है कि आउटसाइड द स्कूल जो बिल्डिंग्स हैं, जो ओपन एरियाज़ हैं, उनको जो है ऑलरेडी वहाँ पे सनशाइन है और वहाँ पे जो वेंटिलेशन है या एयर फ्लो है वो है, तो वो ज़्यादा सेफ़ हैं हमारे बजाय कि हमारे इंडोर के लिए। तो बाहर जो है हमें जनरली सफाई और वो सब करना चाहिए, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है उसको करना चाहिए। और जो अंदर जो है, जो हमारा रेगुलरली जो सफाई है, सैनिटाइजेशन है, जो हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, कम से कम एक बार सोप वाटर के साथ हमारा जो सैनिटाइजेशन है वो पूरा बिल्डिंग का होना चाहिए। और स्पेशली उसमें हाई टच एरियाज़ जो है, जो कि जैसे कि रेलिंग्स हो गई, स्कूल के डेस्क हो गए, चेयर हो गए, डोर हैंडल्स हो गई, नॉब्स हो गई, ब्लैक बोर्ड्स हो गई, ये जो हाई टच एरिया है इनको सफाई करनी चाहिए। और स्पेशली एक सोडियम हाइपोक्लोरेट सोल्यूशन आता है, उसका 1% अगर हम यूज़ करते हैं इस सफाई के अंदर, ये बहुत साधारण सा केमिकल है जो ब्लीच के नाम से आपको कहीं भी किसी भी ड्राई क्लीनर की दुकान पे मिल सकता है। तो इसको लेके जो है हमारी, अगर हम पूरे स्कूल की सफाई एक बार कराते हैं तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हमारे बच्चों को प्रदान कर पाएगा, और स्पेशली जो हाई टच एरियाज़। सेकंड जो मेरा पॉइंट है कि जितने भी डस्टबिन्स हैं उनको फ्रीक्वेंटली क्लीन करें, और जो गार्बेज वेस्ट डिस्पोजल जो आपके इस वहाँ पे लागू है, वो सारा वेस्ट जो है प्रॉपरली उसका वेस्ट मैनेजमेंट उसका होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, अगर हम अपने स्कूल को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, और क्योंकि डिसइंफेक्शन ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस और हमें कोरोना वायरस से 3 से 6 महीने तक एक स्प्रे के द्वारा हम उसको अपने स्कूल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र्स के अंदर आमतौर पे क्या होता है, जैसे ही आप लगाएंगे सारे माइक्रोब्स आपके मर जाएंगे, वायरसेस मर जाएंगे, लेकिन उसी दूसरे क्षण वो दोबारा से इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डिसइंफेक्शन एक सही तरीके से और एक सही केमिकल के द्वारा करते हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने जो है, और उसका रखरखाव भी हम करते हैं, तो 3 से 6 महीने तक हमारा स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कौन सा केमिकल यूज़ किया जाए। जो भी हम केमिकल यूज़ करें वो जो है उसको हम लोग आजकल जो रिकमेंड कर रहे हैं, एक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बेस्ड एक केमिकल होते हैं, और जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो 3 से 6 महीने तक हमारे यहाँ वर्क कर पाते हैं, बच्चों के लिए सेफ़ होते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनसे कोई पॉल्यूशन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो सबसे बड़ा जो ये बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, और लॉन्ग टर्म से हमारी फूड इंडस्ट्री में, हमारे डेयरी इंडस्ट्री में, हमारे हॉस्पिटल्स में पिछले 25-30 साल से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसका सही तरह से उपयोग करें तो मुझे लगता है कि ये जो है सबसे इफ़ेक्टिव कंपाउंड है आज के डेट में, और हमारे इस पर्पज़ के लिए, कोरोना वायरस पर्पज़ के लिए, ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। इसके बाद
इसे कैसे इस्तेमाल करा जाए। इसको एक एरोसॉल या थोड़ा सा एक फॉगर आता है जो कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर में भी यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगर। ये मेरे पास एक छोटा सा सैम्पल रखा हुआ है अल्ट्रा लो फॉगर का। इसके द्वारा जो है अगर हम एरोसॉल को कमरे में करते हैं तो उसका हर कोने में हर जगह जो है इसका केमिकल की एक लेयर बन जाती है और वो जो लॉन्ग टर्म तक वो प्रिवेंट उसको करती है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। तो जो ये हम केमिकल यूज़ करें उसको हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए कि मैंने देखा है कि कुछ जगह यूवी टनल्स बनी हुई हैं या डिसइंफेक्शन टनल बनी हुई हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो रहा है या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। ये डिसइंफेक्टेंट जो हम लोग स्प्रे कर रहे हैं जिसको ब्लीच या सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, ये कभी भी किसी भी इंसान या जानवर के ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी चॉइस हमारी ठीक होनी चाहिए और जो है जब भी हम डिसइंफेक्शन करें तो उसका एक छोटा सा वीडियो वहाँ पे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, दिखना चाहिए। इससे पेरेंट्स के अंदर विश्वास रहेगा। और ये जो फॉगिंग मेथड्स है ये आम तौर पर डॉक्टरों की सुपरविजन में अगर करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इस टेक्निक को बहुत दिनों से यूज़ करते आए हैं। और अगर डॉक्टर द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाए कि किस डेट को किस पद्धति द्वारा इसका स्प्रे किया गया तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक सर्टिफिकेट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये फ़लाँ दिन हमारा हुआ और ये पेरेंट्स के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेथड रहेगा। इसके बाद मैं बहुत जल्दी आपको और सारे पॉइंट्स देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए क्लास के अंदर, क्योंकि हवा के अंदर ही ये रोगाणु एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं। तो खिड़कियाँ खुली रखें, दरवाजे खुले रखें और रेगुलरली जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो हम अपनी क्लास में मेंटेन रख पाएँ। आमतौर पे हमारे यहाँ क्लास 500 स्क्वायर फुट की एक क्लास होती है, 20 बाई 25 स्क्वायर फुट की करीब 500, उसमें 40 बच्चे आमतौर पे होते हैं। जो अब रिकमेंड किया जा रहा है वो रिकमेंड किया जा रहा है 35 से 65 स्क्वायर फुट होना चाहिए, जबकि अभी हमारा जो है वो 10 स्क्वायर फुट है। तो करीब हर क्लास को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं और उसको स्टैगर कर सकते हैं। कुछ बच्चे आउटडोर क्लासेस में चले जाएं, कुछ जो बच्चे हैं एक्टिविटीज़ में चले जाएं, तो जो क्लास में एक समय में 1/3 बच्चे हों और ताकि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से हो पाए। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लास के अंदर जो डस्टबिन्स हैं वो रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली क्लीन होने चाहिए, वहाँ से जाकर वो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा, जो भी लोग सिक होते हैं, जो जिनको फीवर है या कफ है, वो स्टाफ, टीचर्स और ये जितने भी लोग हैं उनको स्कूल में नहीं आना चाहिए और वो जब ज्वाइन करें तो एक डॉक्टर के सर्टिफिकेट द्वारा, ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट के द्वारा उन्हें होना चाहिए। और जो दूसरी मोटी मोटी बातें हैं वो सभी लोगों को पता है कि रेगुलरली अपने को हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज़ करना है, मास्क वेयर करना है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। ये तो बेसिक है ही। इसके बाद सन जो है, सूरज जो है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है डिसइंफेक्शन का। ये बेस्ट सोर्स है डिसइंफेक्शन का। तो अगर धूप में अगर हम अपने मास्क हैं उनको वो करें, डिसइंफेक्ट करें, इसी तरह बच्चे थोड़ी देर धूप में रहे तो वो डिसइंफेक्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। यूजुअली हम लोग थर्मल रेगुलेशन की बात करते हैं। जो भी स्कूल में आए, हमारे पास एक IR थर्मोमीटर्स अब आ चुके हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है। उनसे हम फीवर ले सकते हैं और जिस भी स्टाफ का या विज़िटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो उसको जो है हम स्कूल में अभी नहीं आने दें। और दूसरा ये कि हमारे जो भी रूल्स बने वो फ्लेक्सिबल बने और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेगुलर होनी चाहिए और उसकी जो जैसे सफाई है और ये सब है उसकी मॉनिटरिंग रेगुलरली होनी चाहिए। दूसरा, स्कूल में जहाँ भी क्राउडिंग हो वो नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपके असेंबली पॉइंट्स हैं या लाइब्रेरी पीरियड्स हैं या म्यूज़िक पीरियड्स हैं, उनको कम करना चाहिए। और जो कफ़िंग के मेथडोलॉजीज़ हैं या कफ़िंग कैसे करनी चाहिए या स्पिटिंग जो है वो कहाँ कैसे होना चाहिए, इस सब के एक रूल्स बनाए जाने चाहिए। और स्कूल के अंदर मैंने देखा है कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, बहुत सारे लोग जो स्कूल में आ रहे हैं या विजिटर्स आ रहे हैं उन पे एक थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दूसरी तरह, अब जो दूसरी क्लासेस जो हो रही हैं, जैसे वीडियो बेस्ड क्लासेस जो हो रही हैं, अब दूसरी जो पद्धतियाँ हैं वो भी हमें अपनानी पड़ेंगी। जैसे ब्लेंडेड लर्निंग की ये पद्धति है कि आपके स्कूल का जो वो टीचर है क्लासरूम से एक्चुअल वीडियोज़ भेजता है ताकि जो बच्चे ना आ पाए देख सकें और वो लाइव डिस्कशंस भी करता है और स्कूल के अंदर क्लासेस भी होती हैं। ये ब्लेंडेड जो लर्निंग है
इसका कंसेप्ट हमको लाना होगा। होम स्कूलिंग छोटे बच्चों के लिए हो सकती है, जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएं एक नियत टाइम पे और एक टीचर वीडियो द्वारा उन्हें पढ़ा पाए। दूसरा, जैसे मैंने कहा, क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, तो कैंटीन के अंदर, कैंटीन आमतौर पे बंद होनी चाहिए। उसके बाद जो बच्चे हैं, जहाँ पे जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनके अंदर उन बच्चों को नहीं जाना चाहिए। उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी जो है, अरेंजमेंट है, उसको रोज़ाना चेंज नहीं करना चाहिए। उनके क्लास में विजिटर्स नहीं जाने चाहिए, और जो टीचर्स हैं वो रेगुलरली चेंज ना हो, एक सेट ऑफ टीचर्स हों, और बच्चों का भी एक 5-6 बच्चों का एक ग्रुप होना चाहिए, वो उसी में मूव करें, ताकि आपको पता रहे कि कौन से बच्चे हैं। अगर किसी को फीवर आता है तो आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, या उसको जो है आप बता सकते हैं कि उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स थे वो कौन से थे, और हम उसको ट्रेस किया जा सकता है। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट है, हमारी जो बसेज़ हैं, उनको रोज़ जो है कम से कम एक बार जो पानी और साबुन से उन्हें साफ़ करना चाहिए। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मैंने बताया है, उसके द्वारा कर देना चाहिए, और जो 1 महीने में एक बार उसका डिसइंफेक्शन करना चाहिए। ये छोटे छोटे मोटे मोटे मेरे पॉइंट्स थे, जिनको मैंने आज एक कम समय में आपके सामने प्रस्तुत किया है। मेरे फ़ोन नंबर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9219516838। अगर कोई भी जना मुझे इस बारे में डिटेल में जानना चाहे तो मुझे फ़ोन कर सकता है। मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।